इस वक्त हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग के हवाले से। और आप देख भी रहे होंगे कि इस वक्त ये जो नोटबुक है ये लोड हो रही है। गूगल का एक टूल है कोलैब के नाम से। और ये मैंने ड्यूरिंग से एक सेशन बताया भी था कि अगर आप चाहते हैं कि पाइथन इंस्टॉल ना हो, एनाकोडा इंस्टॉल ना करें, तो आप डायरेक्ट कोलैब पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त शायद नेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है, ये लोड होने में टाइम ले रहा है। तो लोड होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये मिलता जुलता है, जैसे आपने जुपिटर पे काम किया ऑलमोस्ट वैसे ही है। यानी सेल इन्वायरमेंट होगी, सेल्स में आप मार्कडाउन लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज के कोड्स यूज़ करेंगे और रियल टाइम में कंपाइल होंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। इस वक्त मैं इसे लोड कर रहा हूँ लेकिन काफ़ी टाइम ले लिया, इसे अब तक हो जाना चाहिए। लास्ट ग्राफ से क्वेश्चन पूछने एक मिनट, मैं इसे लोड कर लूँ फिर आप क्वेश्चन बेशक पूछ लीजिएगा। जी पहले जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें फिर हम उसे करते हैं। जी बताएं। सर ये कुछ वैल्यूज थी जो मेन प्रोटेक्शन नहीं कर जी हाँ जी, इन वैल्यूज को क्या कहा जाए? देखिए आप एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करते हैं ना कि 95% कॉन्फिडेंस। 95% कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 5% वैल्यूज ऐसी होंगी जिनमें पॉपुलेशन मीन लाइन नहीं करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 95% कैलकुलेट किया तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो जिनमें पॉपुलेशन मीन लाइन नहीं करनी है। एक मीन टेबल बनता है या सैंपल बनता है और एक सैंपल ये वाला बनता है। ठीक है, बाकी सारी की सारी हमें पॉपुलेशन मीन एग्जिस्ट करता है लोअर लिमिट ऑफ उसकी अपर पेयर की प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्वांटाइल था ना 97.5% उस पर। जी नहीं, सैंपल्स भी तो कम है ना, ज़्यादा सैंपल्स होंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। 95% 0.975 लिया ना हमने। इन दो जो सैंपल्स हैं इनको एलिमिनेट करना होगा। तो नहीं, देखें हाइपोथेसिस थ्योरी में या एस्टिमेशन थ्योरी में आपने कॉमन सा फ्रेज पढ़ा होगा कॉन्फिडेंस लेवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है? मतलब 5% अल्फा 5% रखते हैं तो उसका मतलब क्या हम लेते हैं, ये 5% चांस है कि आपका जो ट्रू आपका यानी पैरामीटर तो ट्रू था, वैल्यू तो ट्रू थी, लेकिन आपने उसे फिर भी रिजेक्ट कर दिया। हाइपोथेसिस आपका ठीक था, आप उसे रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, तब भी 5% चांसेस है। ठीक है, तो वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं कि हमने सैंपल जनरेट किए, क्या सैंपल जो है उन्हें फॉलो करते हैं या नहीं करते, सिग्निफिकेंस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या कॉन्फिडेंस से। दोनों तरह से आप ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब होगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। 95% का मतलब है कि 100 में से 95 वैल्यूज़ या सैंपल्स पॉपुलेशन पैरामीटर को कंटेन करेंगे। 5 का मतलब होगा कि 5 नहीं करेंगे। और 5 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 5, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं परसेंटेज बेस पे या सैंपल बेस पे या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस पे। जी क्या आप बोल रहे थे? हाँ जी, कम ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम या कन्वर्जेंस का जो थ्योरम है वो मोर और लेस से मिलता जुलता है कि आप सैंपल बढ़ाते जाएं तो वो कन्वर्ज करता जाएगा आपकी पॉपुलेशन को या नॉर्मेलिटी को। जी कोलैब हमारे पास जो है वो लोड हो चुके हैं और इसे हमने देखें collab.research.google.com और ये मैंने गूगल ड्राइव पे सेव की हुई थी फाइल। इसे मैंने डबल क्लिक किया, ओपन किया और ये आपके पास अवेलेबल है इस वक्त इसका सारा कोड। और इसमें भी मिलती जुलती चीज़ें हैं, जैसे आपने सेल्स को मूव करना है, अप डाउन करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है और उसमें रन करना है। अगर आपके पास नेट कनेक्शन बेहतर होगा तो ये कंपाइल हो जाएगा, अदरवाइज ये टाइम लेगा। तो नेट स्पीड शायद इधर स्लो आ रही है और सेल फोन पे भी उस तरह से नहीं आ रही। तो इस वक्त ये कंपाइलेशन स्विचिंग में है। जब ये कंपाइल हो जाएगा तो आपके पास या तो कि मैसेज आ जाएगा, पिक आ जाएगा और आपको साथ साथ ये बता रहा है कि इसने कितना टाइम लिया। ठीक है, इसकी आउटकम्स वगैरह कुछ चीज़ें ऑलरेडी हैं
टाइम कुछ कम है, तो आउटपुट्स जिनके अवेलेबल हैं हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। वही आइरिस डेटा हमने लोड किया, उसे डिस्क्राइब किया, उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं जिस सीक्वेंस से हमने बाकी काम किए हुए हैं। जूम इन और जूम आउट वाला जी, ये हमने प्लॉट ड्रा किया, सिंपल प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट लिया सिंपल लेंथ पर और उसकी स्पेसिस के मुताबिक ये हमें ड्रा हो रहा है। कोरिलेशन मैट्रिक्स टाइप या स्कैटर डायग्राम टाइप आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ इतना नहीं है। अब ये हमें थोड़ा सा है, ये स्कैटर प्लॉट ही स्टैटिस्टिकली इसकी वर्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। आपने सिंपल लेंथ और विड्थ के दरमियान जॉइंट प्लॉट लिया, स्कैटर प्लॉट नहीं है, लेकिन इसने हर वेरिएबल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी प्लॉट कर दी। यानी आपको कुछ हद तक आइडिया हो जाता है कि जो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है वो नॉर्मल है या नहीं है, उस तरह वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल आ रहा है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो आप बाज़ दफ़ा में सिर्फ स्कैटर डायग्राम से चीज़ों को आइडिया नहीं होता है, बाज़ दफ़ा में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अब अलग से देखें तो शायद हम उस तरह से रिकॉल ना कर सकें। तो स्कैटर डायग्राम में बॉक्स प्लॉट के साथ हमें रिलेटिवली आसानी हो जाती है। ये ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं बॉक्स प्लॉट वाला, तीनों वैरायटीज़ के बॉक्स प्लॉट हमने ड्रा किए हैं और साथ साथ हमने उनकी ऑब्जर्वेशंस भी प्लॉट कर ली, आउटलाइर्स भी हमें मेंशन हो रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है, ये काम हम वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन मशीन लर्निंग के हवाले से हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मज़ीद देखना चाह रहे हैं। अभी मशीन लर्निंग के डायरेक्ट कोई काम नहीं आ रहा, लेकिन हम सिर्फ डाटा की बेसिक्स या हिडन इंफॉर्मेशन की बेस पर थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहे हैं। और ये प्लॉट हम ऑलरेडी देख चुके हैं और उसमें क्लासिफिकेशन हमारे पास आ रही है तीनों वैरायटीज़ की। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? इससे पहले हमने अप्लाई किया था OLS यानी सिंपल रिग्रेशन रन की थी। हम लॉजिस्टिक क्यों रन करना चाह रहे हैं? वो इसलिए रन करना चाह रहे हैं कि हम मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिदम से ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपके पास फ्लावर मिक्स है, हम उसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। मशीन हमें अलग करके दे, हम मशीन हमें सॉर्ट आउट करके दे, हम उसे ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग की बेस पर एक मॉडल डेवलप होगा, यानी वो जो मॉडल है एल्गोरिदम उस मॉडल को सिखाएगा, टेक्निक सीखेगी और उस जो कुछ उसने सीखा होगा डाटा से, डाटा इंफॉर्मेशन से जो भी हमने चंद एक देखी, उनकी बेस पर जो डाटा हमने टेस्ट नहीं किया था, यूज़ नहीं किया था, उसमें से आइडेंटिफाई हमें कर देगी कि सिटोसा वाला वेरिएबल कौन सा है, फ्लावर कौन सा है, वर्सिकलर और वर्जिनिका ये कौन से फ्लावर हैं। दोबारा फिर देख लें, यूँ समझ लें कि हमने 150 ऑब्जर्वेशन में से कुछ ऑब्जर्वेशन अलग कर दी, कुछ फ्लावर सपोज 100 फ्लावर हमने अलग कर दिए मिक्स्ड है और 50 फ्लावर अलग कर दिए। सपोज हमने 100 फ्लावर्स के जरिए से एक मॉडल बनाया, मॉडल रन किया, मॉडल की परफॉर्मेंस हमने नोट की, उस परफॉर्मेंस को जहन में रखते हुए बाकी जो 50 फ्लावर्स थे उस मॉडल के जरिए से हमने टेस्ट किए। अब वो जो टेस्टिंग की बेस पे हमारे पास रिजल्ट आएंगे, अगर उसने सही कैटेगरीज के लिहाज से फ्लावर आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने एक अच्छा मॉडल बिल्ड किया था, अदरवाइज मॉडल में कोई डेफिशिएंसी या प्रॉब्लम है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने क्लासीफायर के तौर पर, क्योंकि क्लासिफिकेशन के तौर पर यूज़ करना है, कैटेगरीज को डील करता है। वाई आपके पास 0 1 2 3 की फॉर्म में, मल्टी की फॉर्म में आएगा और ये हमें फिट करना है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन से। मुराद है कि हम एक्स और वाई की वैल्यूज 150 यूज करने के बजाय कुछ फिक्स यूज करेंगे, 150 ऑब्जर्वेशन यूज नहीं करेंगे, चंद एक ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे। ये समरी स्टैटिस्टिक्स के लिए हमने कुछ चीजें नोट कर ली हैं जो हमने बाद में यूज करनी है। और ये एस के लर्न डॉट मैट्रिसेस, एस के लर्न, लेकिन ये एक्चुअली मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन के लिए। डाटा लर्न करेगा, डाटा से लर्निंग करेगा और आपको कैलकुलेशन देगा। इसी तरह से मैं एक्यूरेसीज वगैरह चाहिए, वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही है। इससे पहले भी शायद एक काम होगा, ये जहाँ से आपको थोड़ा सा मजीद ये यहाँ पर हमने वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, इन वेरिएबल्स को भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए, यानी हमारे डिसीजन ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है, तो उनके लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए होगी कि उसने एल्गोरिदम ने फ्लावर्स को प्रॉपर्ली क्लासीफाई किया या नहीं किया ट्रेन से।
और जो हमारे पास नम सेट है उसकी स्प्लिटिंग है। डिफरेंट वेरिएबल्स हमने ये वेरिएबल्स एक्स वेरिएबल्स यानी स्पीसीज के अलावा, और ये स्पीसीज वाला वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्पीसीज वाला हो गया। लास्ट कॉलम जो था जिसमें फ्लावर्स की टाइप्स थी और ये उनकी सिपल एंड पीटल लेंथ और बर्ड्स वगैरह वो एक्स में आ गई। और यहाँ पर हम लास्ट में टेस्ट साइज 20.2 का मतलब है 150 ऑब्जर्वेशन का 20% जो है डाटा हम यूज नहीं कर रहे इस मॉडल बिल्डिंग के लिए, 80% डाटा हम यूज कर रहे हैं। बाज़ लोग 75-25 रेशो रखते हैं, बाज़ 80-20 रखते हैं, तो वो हमें फिलहाल कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। 20% डाटा जो हमारा टेस्ट साइज में आएगा, बाकी सारा का सारा ट्रेनिंग डाटा में आ जाएगा। और ये हमने वाई को प्रिंट भी कर लिया सिर्फ इसलिए कि वाई की जो ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली वो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। साइकिट एसके लर्न से हमने मॉडल यूज किया, क्लासिफिकेशन की, रिग्रेशन रन की, और जहां पर उसने सिटोसा, वर्सिकुलर, वर्जिनिका इनकी बेस पर आपको प्रिसीजन लेवल बताया कि कितने प्रिसाइज लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने काम किया और उसमें कितने डिफेक्टिव्स मौजूद थे। यहाँ से आपको आइडिया मिलता है। 11 जो है वो डिफेक्टिव मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, 11 जो वो सिटोसा के थे और 11 के 11 ही आइडेंटिफाई किया एल्गोरिथम ने। 13 जो है वो वर्सिकुलर थे और ये वर्जिनिका थे। 6 ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हुए हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जरिए से, हमें एक्यूरेसी रिपोर्ट मिल रही है इसके जरिए से। हाँ जी, नहीं देखें, डाटा कंप्लीट ना हो का मतलब कि पहले आपने जो भी डाटा अवेलेबल है उसे क्लीन करना है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, आउटलायर्स वगैरह वो डिलीट करने हैं। उसके बाद जिस डाटा पे आपने काम करना है उस डाटा के 20% टेस्ट पे होगा, बाकी जो है वो ट्रेनिंग के लिए होगा। इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए नियरेस्ट नाइबर के नाम से एक एल्गोरिथम मौजूद है कि वो ऑब्जर्वेशन या वो चीज़ें जो टेस्ट डाटा यूज करते हैं, ट्रेन डाटा यूज करते हैं, रिजल्ट में क्या हमें देखना है कि बाकी तो फिर ट्रेन होगा था टेस्ट रिजल्ट उसके कैसे। देखें, ऑब्जर्वेशंस को देख के तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा टेस्ट डाटा में, टेस्ट डाटा से जो रिजल्ट आएगा कोई टेस्ट होगा वो अभी एक्यूरेसी और प्रिसीजन हमने देखा था ना, वो जो आइडेंटिफाई करके समरी आ रही थी 13, 11, 13 और 6, ठीक है। उसके लिए प्रिसीजन मैट्रिक्स यूज होता है, प्रिसीजन मैट्रिक्स आपको कैलकुलेट करते हैं। अब ये टेस्ट करें, इसके नीचे भी आएगा तो आपको वहां से भी आइडिया हो जाएगा के नियरेस्ट नेबर में के जो के, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं याद क्योंकि इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, जो समझने कि वो ऑब्जर्वेशन जो आपस में एक दूसरे के क्लोज होगी उनका एक ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप की बेस पर आइडेंटिफिकेशन होगी। तो के नियरेस्ट नेबर का के नेबर्स के नाम से क्लासीफायर मौजूद है, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन के बेस पे वाई को हमने प्रेडिक्ट किया। देखिए, टेस्ट डाटा यूज कर रहे हैं हम, ट्रेनिंग हमने उसे ऊपर दे दी कि ये सैंपल डाटा है, इस सैंपल डाटा से आप लर्न करें, सीखें, ठीक है। सीखने के बाद अब मुझे टेस्ट करके दें कि आपने सही सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। यहाँ पर आपने लिए 20 वैल्यूज, जी जी, 20% डेटा माइनिंग में पढ़ा था कि ट्रेन सेट में ना 25% लेते होते हैं टेस्ट सेट। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करके गया था कि बाज़ लोग कहते हैं कि 75% आपका ट्रेन हो और 25% टेस्ट हो। यहाँ पर चेंज करने की बाज़ कहते हाँ, आप चेंज कर सकते हैं, आप ये तो आपके डिज़ायर पे होगा ना, ये तो आप पे डिपेंड करता है, डाटा की अवेलेबिलिटी या उसके ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन आजकल 2080 का रूल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आजकल जो रूल यूज़ हो रहा है वो 2080 का यूज़ हो रहा है, लेकिन आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उसे 75 और 25 ही समझ लें, ठीक है। तो अब ये देखें कि इसके नीचे एक्यूरेसी 1 का मतलब 100% आ रहा है और ये उसकी डिटेक्शंस आ रही है। इस मेथड ने भी इन वैराइटीज को एग्जैक्टली डिटेक्ट किया टेस्ट डाटा से। टेस्ट डाटा में कितनी ऑब्जर्वेशन बनती थी? 150 का 20% कितना बनेगा? 30। ये इनका टोटल कितना बनता है? 30। उसने 30 ऑब्जर्वेशन को उनके मुताबिक प्रॉपरली क्लासिफाई किया हुआ, यानी इस एल्गोरिथम ने वर्जिनिका को वर्जिनिका ही काउंट किया, सिटोसा को सिटोसा ही काउंट किया और उसकी एक्यूरेसी 100% आ रही है। एल्गोरिथम बैकएंड पे उसका जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूले मैंने पुट नहीं किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला और एल्गोरिथम है, हमने उसे डायरेक्ट जो है वो रन कर दिया कि ये ट्रेन मॉडल है, उसकी बेस पे आप टेस्ट करें और हमें आइडेंटिफाई करके दें कि एल्गोरिथम इस पर्टिकुलर डाटा पे सही रन हो रहा है या नहीं हो रहा। सर, एक ट्रेन डेटा होता है, एक टेस्ट होता है। तो बात तो वही होता है कि टेस्ट डेटा में एक वेरिएबल नहीं होता जो प्रेडिक्ट हमें करना होता है, तो उसकी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी कैसे चलती है? कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
आप जो टेस्ट डाटा लेंगे, देखें टेस्ट और ट्रेन डाटा आपके यहाँ पे मैंने क्या किया, 150 ऑब्जर्वेशन में 2 सेट बनाए हैं। एक वो सेट है जिसको मैं मॉडल फिट करना चाह रहा हूँ, एक वो टेस्ट है जिसमें मॉडल फिटिंग के बाद मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मॉडल स्पेसिफिक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो पहला सेट है उसमें एक खास वेरिएबल हो, दूसरे सेट में ना हो। आपने डाटा को 150 ऑब्जर्वेशन में स्प्लिट किया है। के नाइबर के बाद जो है ये स्पोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम है, एसवीसी के नाम से स्पोर्ट वेक्टर मशीन। एसवीसी टेक्निक यूज़ होती है। क्लासीफायर उसी तरह से एसवीसी क्लासीफायर है, ट्रेन डाटा पे हमने उसे ट्रेनिंग दी और फिर हम उसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हैं कि उसने रिजल्ट किस तरह से जो है वो फाइंड आउट किए और उसकी कन्फ्यूजन रिपोर्ट भी हम प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी भी 100% आ रही है। और अगर हम इस पर आ जाएं, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। एक और एल्गोरिदम है गॉसियन नेव बेस के नाम से, गॉसियन नेव के नाम से क्लासीफायर है। ये भी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है वो डिफरेंट है। देखें उसने लास्ट वाला ये गलत आइडेंटिफाई किया, बाकी में अपनी 0 नजर आ रही थी, 1 आ रहा था, यानी एक फ्लॉर ऐसा है जो सही आइडेंटिफाई नहीं हुआ इस एल्गोरिदम से। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 96 या अप्रॉक्सीमेटली 97% है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर इस तरह की क्लासिफिकेशन करनी है या इस तरह के डाटा पे क्लासिफिकेशन करनी है तो हमें, वैसे तो ये एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल जब हमें एक 100% मिल रहा है तो 100% वाला यूज़ करना चाहिए, हमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मल्टीनोमियल नेव बेस क्लासीफायर है और इसकी अगर आप क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी देखें तो ये 57 के करीब आ रही है। ये ज़्यादा ही राउंड करें तो ये जस्ट 60%, यानी 100 ऑब्जर्वेशन में से सिर्फ 60% ऑब्जर्वेशन को ये क्लासीफाई कर सके। 40 ऑब्जर्वेशन के बारे में से आइडिया नहीं था कि सिटोसा वर्सिकुलर और वर्जिनिका टाइप्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बर्नाली नेव बेस है। इससे देखें तो इसकी परसेंटेज मेरे ख्याल सबसे कम थी, 20% के करीब थी। और देखें इसने इवन बेसिक भी ऐसे ही तौर पर आइडेंटिफाई नहीं किए सारे वर्जिनिका, बाकी सारे उसने रॉन्ग आइडेंटिफाई किए, नेगेटिव आइडेंटिफाई किए, या फॉल्स पॉजिटिव लिए हैं या फॉल्स नेगेटिव लिए हैं। कंप्लीट नेव बेस है इसी तरह से, इसकी एक्यूरेसी भी कम है, 56% है। और इसके बाद एक समरी हमारे पास है, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए फर्दर एक काम किया है कि जितने भी हमने एल्गोरिथम यूज़ किए थे, गॉसियन था, मल्टीनोमियल, बर्नाली या कॉम्प्लीमेंट, इनकी परसेंटेजेस आपसे शेयर किए, यानी जो बेस नेव टाइप थे, तो इनमें से किसी की भी परसेंटेज जो है वो 100% नहीं आ रही, यानी ये इतना बेहतर काम नहीं कर रहे। इनमें सबसे बेहतर जो वो गॉसियन काम कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पर यानी जो मशीन लर्निंग के वाले से कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी थी, वो भी आप कर सकते थे, लेकिन इस मॉड्यूल के लिए इतना टाइम हमारे पास नहीं था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें स्किप हो गई हैं तो टाइम की वजह से। लेकिन जब आप इसे ग्राफिकली एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे भी आपको आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में लाइक करती है या नहीं लाइक करती। और एट देन हमें वैसे भी एक्यूरेसी या प्रिसीजन देखना होता है, तो इसलिए मैंने एंड रिजल्ट प्रोड्यूस किया, ग्राफिकल से वाइड किया। ये भी प्रॉब्लम पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है कि जहर की तो थोड़ी सी मिकदार भी काफ़ी है ना, उसमें परसेंटेज काउंट नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सेंसिटिव डाटा पे काम कर रहे हैं। अगर आपका डाटा बहुत सेंसिटिव है तो उसमें हो सकता है कि 99.9% जो एक्यूरेसी है वो भी आपके लिए रिक्वायर्ड ना, आपको इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन बात जैसे ह्यूमन बिहेवियर है, ये 80% 70% पे भी इनफ है, क्योंकि ह्यूमन मोड जो चेंज होता रहता है। जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। रियल लाइफ में अभी मैंने आपको यूज़ करके बता तो दिया, नहीं बताया अभी। इन सब मेथड्स के अंदर दोबारा फिर पॉइंट को समझ लें, सिर्फ पॉइंट समझ लें। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है। आप एक स्टोर पे काम करते हैं, वहाँ पे मिलती जुलती प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें टेक्निकल डिफरेंस है कैटेगरी के लिहाज से। प्रोडक्ट एक ही है, टाइप एक ही है, कैटेगरीज डिफरेंट है, वो सारी मिक्स है। आपने उसे सॉर्ट आउट करना है। अब दो वे हैं, या तो आप खुद सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। अब वो सपोज कर लें कि एप्पल्स है 1000 नहीं है बल्कि 100,000 एप्पल्स है।
आपने सॉर्ट करना है स्मॉल मीडियम और लार्ज साइज में, ठीक है, सॉर्ट कर लेंगे, हो गया। लेकिन अब आपके पास एक मशीन अवेलेबल है। मशीन हम उस तरह से बात नहीं करें, एक स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट बात करें, तो मशीन को आपने ट्रेनिंग दे दी, आपने डाटा के जरिए से समझा दिया कि स्मॉल साइज से मुराद ये है, मीडियम साइज से मुराद ये है, उसकी मेजरमेंट इस तरह से होंगी, और जो लार्ज साइज है उसकी मेजरमेंट इस तरह से होंगी। यानी आपने साइजेस में किस किस को किस तरह से काउंट करें। अब आपने क्या किया, इस चीज को समझाने के लिए आपने बेसिकली क्या करना था, पहले मशीन को समझाना था ना। जैसे अगर आपने ये काम किसी से करवाना हो तो आप उस बच्चे को समझाएंगे कि स्मॉल साइज किस तरह से आपने पिक करना है, मीडियम और लार्ज साइज कैसे करना है, ऐसे हम मशीन को समझाएंगे कि सपोज वो 100,000 में से आपने उसे सैंपल के तौर पे 1000 एप्पल्स दे दिए, उसके जरिए से आपने उसे ट्रेन किया, आपने देखा कि आपका मॉडल सपोज करें उसकी आर स्केल बहुत अच्छी आ रही है, 99.9 आ रही है, सिर्फ आर स्केल काफी नहीं और भी चीजें काफी थी, सिर्फ समझाने के लिए कि आपने एक मॉडल रन किया, ट्रेनिंग दी आपने कि जब आपके पास 1000 एप्पल्स आएंगे आपने उसे सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए आपने ये मैकेनिज्म यूज करना है। आर स्केल की बेस पे आपने कहा कि आपका मॉडल गुड है, आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, अब वो जो रिमेनिंग थे उनके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। अब हो सकता है कि ट्रेन डाटा के लिए तो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, लेकिन जो रिमेनिंग है उस पर आपको सही सॉर्टिंग ना मिले। तो बेसिकली यहाँ पे वही काम हो रहा है कि फ्लावर हमने मिक्स किए हुए थे, मशीन के जरिए से हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं कि अगर हम अपनी रिपोर्ट को सपोज ये गाजिम ने मेथड अगर हम उसे इम्प्लीमेंट कर दें तो उसके जरिए से हम क्लासीफाई करेंगे तो हमें 100% मार्क्स मिलता है। और अगर आप साझा है कि जिसकी 50% क्लासिफिकेशन है वो आपको 50% रिजल्ट देगा, बाकी सारे के सारे आपको राउंड क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली आपका आपने अब अगर इसे देखें मशीन लर्निंग के हवाले से, डाटा माइनिंग के हवाले से ईमेल्स आती हैं, कुछ ईमेल्स ऑटोमेटिकली आपके स्पैम बॉक्स में चली जाती हैं। अब जीमेल को कैसे पता चला, गूगल को कैसे पता चला कि स्पैम मेल आ रही है, और अप्रोक्सीमेटली 100% वो स्पैम मेल ही होती है। इसका मतलब है कि उसके बैकएंड पे कोई इस तरह का एल्गोरिथम चल रहा है, वो मॉडल जो उन्होंने ट्रेन किया और मॉडल से वो ईमेल प्रोसेस होती है, उसकी जो भी मेटा डाटा यूज होता है वो मेटा डाटा यूज होता है, उस मेटा डाटा की बेस पर वो क्लासिफाई कर देते हैं कि आपकी इनबॉक्स में नहीं जानी चाहिए या आपकी स्पैम में जानी चाहिए, या पॉपुलर में वो जो 4 आगे कैटेगरीज आती हैं, सोशल वाली है, प्रमोशन है, अपडेट्स हैं, ठीक है, तो वो क्लासिफाई इन एल्गोरिथम इस तरह के एल्गोरिथम की बेस पे होता है। और ये उसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप नंबर की सूरत में ले रहे थे, ये आपको एक तरह के हीट मैप की सूरत में दे रहे हैं कि कौन सा कितना आइडेंटिफाई हुआ, और उनकी टाइप भी स्पोसा की टाइप्स, वर्टिकल और वर्जिनिकल की टाइप्स भी आपके पास आ रही हैं। इस केस में एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ये सही तौर पे क्लासिफाई नहीं हुआ, और वो कौन सी टाइप है, वर्टिकल है। इसकी टोटल 6 टाइप्स थी, 12 आइडेंटिफाई होगी, एक आइडेंटिफाई नहीं हुई, ठीक है सर इसका मतलब जो हमारे पास एक मिनट जी, सर इसका मतलब जो हमारे पास एक्यूरेसी के रिजल्ट्स हैं उन्हीं की बेस पे हम जो मेथड यूज किया होगा उसको रिलाई कर सकते हैं, यानी वो उसके reliable रिलाई है। करेंगे, लेकिन अभी हम ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग भी कर रहे हैं, टेस्टिंग के बाद जाके इम्प्लीमेंटेशन है। ये नहीं है कि आपने टेस्ट किया और ट्रेन किया और इम्प्लीमेंट कर दिया। हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि जिस डाटा पे उसने डील ही नहीं किया, वो जो 20% ने लगा किया था उस पर तो मॉडल ने कुछ काम ही नहीं किया, जिसपे कुछ काम नहीं किया, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्या मॉडल प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बेस पे उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं? अल्टीमेटली आप बहुत सारे जो मॉडल्स देखेंगे, एल्गोरिथम देखेंगे, उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स ही इन्वॉल्व होगी। ठीक है, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? बस मतलब ये चीज पता चला Right, right. पहले तो सारे पार्टिसिपेंट के बिहाफ में मैप करते हैं, आपने टाइम दिया और इस तरह ब्रीफली इंट्रोडक्शन भी कराया तमाम चीज़ों का, और कोशिश की कि हम इस सीख जाएंगे इससे। रिक्वेस्ट ये कि ये जल्दी से सीखने वाले काम नहीं है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें कोई ऐसा हमें मटीरियल भी प्रोवाइड करें जिसके साथ साथ ये हम आपके बगैर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दूसरा सेशन भी फॉलो अप सेशन भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी वो अब सर से डिस्कस कर लीजिएगा, मैं चाहे सर को शेयर कर देता हूँ फाइल्स, तो वो फिर सर आपसे पब्लिश करते हैं। और मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो फ्लावर्स की एग्जांपल दी, ये वाइडली यूज्ड है। इसके अलावा बहुत सारे, अभी मैंने आपको जीमेल की एग्जांपल, ईमेल्स की एग्जांपल दी,
आप कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, आप स्टूडेंट के बिहेवियर पर, उनकी लर्निंग पे अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके इंटेंशंस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने फ्लावर का डाटा यूज किया, फ्लावर के 4 मेन फीचर्स यानी वेरिएबल यूज किए। मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में जो वेरिएबल आप कहते हैं उन्हें फीचर्स कहा जाता है। फीचर कौन से थे? फ्लावर की लेंथ क्या है, उसकी सिंपल लेंथ क्या है, पेटल लेंथ और विड्थ वगैरह क्या है। इन इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने फ्लावर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। आप थोड़ा रिकॉल करें, बाद दफा आंखों पर पट्टी बांधकर कहा जाता है कि ये इस बॉक्स में से निकाल कर दें कि ये जो चीज़ आपने निकाली है वो कौन सा फ्रूट बनते हैं। अब वो मशीन, अगर आपने उसकी ट्रेनिंग ली हुई है, आपको फ्रूट का आइडिया है, तो आप उस फ्रूट की शेप को अपने हाथों से कंट्रोल कर अंदाजा लगा लेते हैं कि फिलहाल फ्रूट होगा। अब ये काम हम ह्यूमन से भी करवाना चाह रहे हैं, मशीन से करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें स्टैट्स मैथ की हेल्प चाहिए होगी। हम उस हेल्प को यूज करके क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, एक सीनियर है, मैंने एक कोर्स किया है इस आर में ना, यही डाटा यूटिलाइज करके हमें देखते हैं। नहीं, उसकी रीजन है कि ये एक तो डाटा थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपने इस डाटा पे इवन अगर कुछ सर्च करना है, मैं कुछ चीजें मिस कर चुका हूँ, मसलन मैंने आपको नोवा के बारे में नहीं बताया, मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, मैंने इनकी कुछ पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताई क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, शॉर्ट टाइम है, बहुत सारी चीजें। इसीलिए मैंने कहा कि सेकंड सेकंड वो सर से आप डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे कोई नहीं वो या जो भी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है कि अगर कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, वैसे तो आप लोगों ने थैंक यू, आप लोग गए, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वाइट किया, सीखने की कोशिश की, लेकिन नॉन सीरियस फेसेस भी मौजूद हैं और उनकी तादाद ज़्यादा है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप स्टैटिस्टिशियन वाकई बनना चाह रहे हैं, अगर आप हैं सिर्फ डिग्री के लिए, तो तब जो मर्जी करें, आप डिग्री नहीं हो जाए। लेकिन अगर आप वाकई ही इससे कुछ बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, इससे अच्छी लर्निंग आपको कहीं नहीं मिलनी। इस सब्जेक्ट का कंप्यूटर कोई नहीं है। आने वाले वक्त में इस यानी स्टैटिस्टिक्स की डिमांड मजीद बढ़ जानी है, और उसकी रीज़न क्या है कि उसके पीछे ज़्यादातर जो एल्गोरिदम है। अब देखें, आप थोड़ा सा इमेजिन करें, जो मैंने नाम कॉल किए हैं, आप अपनी लाइब्रेरी की बुक में जाएं, वहाँ पे सारे मेथड मौजूद होंगे, लेकिन डेटा साइंस के लोगों ने, कंप्यूटर साइंस के लोगों ने इसे अपनी तरफ ऑन कर लिया, क्योंकि स्टैटिस्टिशियन काम नहीं कर रहे, हम लोग काम नहीं कर रहे। हालांकि है वही बेसिक टेक्निक, कहीं पे आपने कलर अटैच कर दिया, तो कहीं पर आपने जो है न्यूमेरिक अटैच कर दिया, कहीं पे आपने कोई मैग्नीट्यूड लगा दी, कहीं पे आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर दी, कहीं पे आपने एरर की बात कर दी। चंद एक चीज़ें होंगी जो शायद स्टैट्स वाली नहीं होंगी, बाकी मेजॉरिटी एल्गोरिदम के जो बैकएंड का एल्गोरिदम है वो स्टैटिस्टिशियंस के ही डेवलप किए हुए हैं, वो मैथमेटिकल फॉर्म में हो या वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। चीज़ें नो डाउट चीज़ें मुश्किल होती हैं, पाइथन या आर सीखना रिलेटिवली आसान नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगी। अभी सरसलन ने सुबह आपको बताया, मेरी आर की जो स्टार्टिंग है, मैं 2013-14 तक आर लैंग्वेज यूज ही नहीं करता था, मैं इसे इंतहाई डिसलाइक करता था। और डिसलाइक करने की बुनियादी वजह क्या थी? उसका जो ऑपरेटर यानी उसका जो असाइनमेंट ऑपरेटर था, लेस देन और नेगेटिव साइन, सिर्फ इस वजह से कि मैंने अगर कोई वेरिएबल बनाना है, असाइन करना, तो मैं लेस देन और नेगेटिव साइन क्यों पुट करूं। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि आपके पैकेजेस मैंने डेवलप किए और वो आर लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप ट्रेन से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने उसे यूज किया, उस पर काम किया। वो कब पॉसिबल होता है? जब आप काम करना चाहें। अगर आप काम नहीं करना चाहते, फिर आप जो मर्जी कर लें, आप नहीं सीख सकते। ये भी लर्निंग प्रोसेस है रैंडम। अब क्योंकि इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है चीज़ों की, ना ही मैंने उसे उस तरह से प्रिपेयर किया, तो मैं इसे तो आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये भी लर्निंग एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन टाइप है, ये मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं जगह पर और आपको टेस्टिंग करते हैं। देखिए, अच्छा, हाँ जरा, जो मैं डेटा साइंस के ऊपर काम कर रहा हूँ, किस पर काम कर रहे हैं? डेटा साइंस में मैं बेस्ट क्लासिफायर के ऊपर काम कर रहा हूँ। जी उसमें ऑलरेडी गार्जियन गिवन है, जी तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊँ। जो मेरा फीचर्स है, एक वेरिएबल है, वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल करते हैं या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं, ग्लोबल को करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मतलब नॉर्मल की जगह में उसी डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब उसका किसी फंक्शन लगाऊँ,
ठीक है। तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन इसको मेरा रिजल्ट अभी तक कंप्लीट नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, उसकी वही रीजन है कि या तो आपके डेटा में की प्रॉब्लम होगी या एल्गोरिदम में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एल्गोरिदम में जो भी आप एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन लेनी है आपके डेटा से। या तो इसका मतलब है कि आपकी डेटा अगर आप जनरेट करें तो डेटा जनरेशन प्रॉब्लम है, या फिर आपका मॉडल उस डेटा को सही तौर पर रीड ही नहीं कर रहा है, या अगर रीड कर रहा है तो वो उस स्पेसिफिक डेटा को तो रीड कर रहा है, उसके अलावा जब आप टेस्टिंग के लिए डेटा देते हैं वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब या तो आप एल्गोरिथम चेंज करेंगे या उसकी आप फॉर एग्जांपल जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या कोई और मेथड डेवलप करेंगे। ये इतना आसान काम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे 2-4 लाइन में बता दूं। इसलिए साझा है कि जब तक आप मुझे इसके रिजल्ट्स आउटपुट या डेटा नहीं दिखाएंगे तो शायद मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक प्रोग्राम है, अगर मैं अभी तो जाना नहीं मैं इसका मतलब चलो ये देखें। आप दिखाना चाहते हैं? अच्छा, इनका सवाल अभी तक है कि हमें इसे मशीन लर्निंग ही क्यों कह रहे हैं, हम इसे रिग्रेशन क्यों नहीं कहते। देखिए, मशीन लर्निंग का मतलब क्या है, आप मशीन्स को ट्रेन कर रहे हैं या मशीन आपसे सीख रही है, मशीन लर्न कर रही है, ठीक है। तो वो कहाँ से लर्न करेंगी? मसलन रिपोर्ट्स हैं, वो कैसे बोलना शुरू करते हैं? जब आप उससे, बच्चा कब बोलना शुरू करते हैं? जब आप उससे खुद बोलते हैं। एक जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो 6, 7, 8 माह के बाद 1, 2 वर्ड अल्फाबेट्स बोलना शुरू करता है। क्यों? कि आप उससे जो कुछ बोल रहे होते हैं वो सीख रहा होता है। जब वो सीख जाता है तो ऐसा ऐसा बोलना शुरू कर देता है। शुरू में छोटे छोटे वर्ड बोलता है, फिर सेंटेंस बोलना शुरू करता है और फिर पैराग्राफ और पता नहीं एसेस बनना शुरू होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होता है। आप जो रिग्रेशन यूज कर रहे हैं ये ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहा है। वर्क के साथ साथ वो एबीसी आप पढ़ते तो हम एबीसी ही हैं, अलिफ बे जीम दाल पढ़ते हैं, लेकिन जब आप उसमें मिल जाते हैं तो वर्ड्स बन जाते हैं, लैंग्वेजेस बन जाती हैं। ऐसे ही आपने वो टूल तो यूज कर लिया, लेकिन उस टूल से एक नई टेक्निक बन गई, एक नया एस्पेक्ट आ गया, नई डिमेंशन आ गई, उसका नाम नहीं रख लिया। इसलिए इसे मशीन लर्निंग के तौर पे कह रहे हैं कि वो क्लासिफिकेशन की तरफ या लर्निंग की तरफ है। बैकएंड पे कोई नहीं मैथ इस बस काफी है। चलें जी, थैंक यू। ठीक है।